हेलो फ्रेंड्स। आई होप सभी लोग अपने घर पे लॉकडाउन का अच्छी तरीके से फॉलो अप कर रहे होंगे। रिसेंटली हमने एक चैप्टर पढ़ा था वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशंस पे। काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, सबकी। एंड बिसाइड दिस, जैसे कि हम सबको पता ही है, कोरोना कोविड-19 चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लॉकडाउन पूरा फॉलो अप करें। एंड सबकी उम्मीद ये है कि वैक्सीन जल्दी आए, क्योंकि देखिए बिना वैक्सीनेशन के, बिना वैक्सीन्स के बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आने वाले टाइम में। और हम कैसे इस डिज़ीज़ को क्योर कर पाएंगे, तो इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के भी, कुछ मेरे कोलीग्स के, कुछ फ्रेंड्स के। तो इसी इनको कुछ नोट डाउन करके मैं थोड़ा सा अपना डिस्कशन इस पे करना चाहता था और आपके कुछ क्वेरीज को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने पहला क्वेश्चन करा था कि जैसे टिल हाउ मच टाइम वैक्सीन विल बी मेड। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सभी लोगों के दिमाग में ये है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा अभी वैक्सीन आने में मार्केट में। देखिए, वैक्सीन आने के बहुत सारे क्लेम्स आप सब न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे डेली हर दूसरे तीसरे दिन हम सब लोग सुन रहे हैं, पर रियलिटी क्या है, ये इसका सबको कन्फ्यूजन है। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन डिज़ाइनिंग और फिर वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करना, ये बहुत ही एक, इट्स एक्चुअली 1 to 1.5 ईयर्स, एक लेंदी प्रोसेस है, 1 डेढ़ साल का। और कोई भी मार्केट में वैक्सीन लॉन्च करने से पहले उसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कई सारे फेजेस में हैं वैक्सीन्स बनती हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी या एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी रिसर्च लैब्स कि वो 6 महीने में या 3 महीने में, 8 महीने में एकदम से वैक्सीन आ जाए और वो उसका क्यूरिंग अप हो जाएगा। तो अगर कोरोना कोविड-19 की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता होगा, नवंबर दिसंबर के पीरियड में 2019 में ही ये वायरस का पता चल चुका था आपके चाइना में। तो विद इन द टाइमिंग जनवरी से कुछ जगह पे, कुछ रिसर्च लैब्स में कोविड-19 की वैक्सीन पे वर्क होना स्टार्ट हो गया था। ये WHO के अकॉर्डिंग ऐसे काफ़ी सारे लैब्स थे जिनमें काम शुरू कर दिया गया था। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन से लगाएं तो नियर अबाउट इट्स जस्ट मे 5 अप्रॉक्स हुए हैं, 5-6 मंथ्स। तो अगर एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल को फॉलो आउट करा जाए तो डेफिनेटली इवन देन इट विल टेक 4-5 मंथ्स फ्रॉम नाउ ओनली। लगभग आप समझ लीजिए, अगर जनवरी से भी हमारी वैक्सीन डिजाइनिंग, सारी चीज़ें, प्रोटोकॉल फॉलो आउट करा जाए तो इट विल डेफिनेटली टेक 9-10 मंथ्स एट फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीने में, माइट भी सितंबर अक्टूबर तक, हमारे पास वैक्सीन होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और सबको उम्मीद रहेगी कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। देखिए, वैक्सीन बनाना कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई सारे फेजेस होते हैं, तो हम कोई भी फेज स्किप नहीं कर सकते। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैक्सीन, एक कोविड-19 जैसे वायरस की अगर हम वैक्सीन की बात करें जिसने ग्लोबली 41 लैक्स लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, तो ऐसे वायरस की वैक्सीन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी जल्दबाजी या छोटा सा एक मिस्टेक वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक वायरस की बात कर रहे हैं और वैक्सीन की, जैसे मैंने अभी अपनी लास्ट लेक्चर में कहा था कि या तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन बनाई जा सकती है, किल्ड वैक्सीन बनाई जा सकती है, आपकी RNA वैक्सीन, इन चीज़ों पे बहुत अलग अलग लैब्स में वर्कआउट करा जा रहा है। तो अगर एक वैक्सीन की अगर हम बात करें एटीन्यूटेड वैक्सीन की, तो एटीन्यूटेड वैक्सीन में अगर हम मान के चलें तो एक नॉर्मल वायरस को किल करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल सप्रेस करके उसे लाइक इंजेक्ट करा जाता है किसी भी इंडिविजुअल में। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरसेस में भी यू कैन से कि वायरस के किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकल को, उसके स्पेसिफिक प्रोटीन को या उस वायरस को ही सप्रेस करके बॉडी में डाल दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल की, ताकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बने और इन द फ्यूचर अगर वो उस वैसा ओरिजिनल वायरस आपकी बॉडी में आए तो उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिजाइनिंग। और उसके बाद अगर एक वैक्सीन बन भी जाती है, जैसे मार्केट में या फिर आप न्यूज़ में क्लेम्स देख रहे हो कि इस कंपनी ने या इस कंट्री ने ये वैक्सीन बना ली है, तो इवन देन अगर कोई कंपनी या कोई कंट्री क्लेम कर रहा है वैक्सीन प्रोडक्शन का, तो उसके बाद भी आप समझिए क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें फेज 1 में वो सेल लाइन्स पे टेस्टिंग होगी, फेज 2 में उसकी एनिमल मॉडल्स पे टेस्टिंग होगी, फेज 3 में अलग फिर ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, और फिर एक लिमिटेड पॉपुलेशन पे, देन इन अ लार्ज पॉपुलेशन फिर उसके साइड इफेक्ट्स स्टडी करे जाएंगे। तो इट इज़ डेफिनेटली अ कम्बल्सन प्रोसेस। एंड आई होप कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, सब इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कम से कम स्पैन में पूरा हो जाए एंड सब हमारे पास जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। इट डजेंट मैटर कौन सी कंट्री बना रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने कहा था
कि वैक्सीन किस कंट्री में बनेगी पहले। देखिए ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें हैं। ग्लोबली 200 कंट्रीज आज के टाइम में अफेक्टेड हैं और इन्फेक्टेड हैं कोरोना के, कहीं ना कहीं पेशेंट्स कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हैं। तो अगर बोला जाए तो ग्लोबली हर कंट्री से कहीं किसी ना किसी लेवल पे हर कंट्री स्ट्रगल कर रही है और वैक्सीन डिज़ाइनिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन में या कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव बनाने में लगी हुई है। जैसे रिसेंटली हमने इसराइल का सुना था, देवर क्लेमिंग फॉर सम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो वो भी एक अच्छी अप्रोच है। बट ब्रिंगिंग दोज थिंग्स टू द लाइमलाइट या फिर एक मार्केट में लॉन्च करना वो इतना आसान नहीं हो पाता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया। 130 करोड़ की आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेशन करना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी बेस्ड प्रोसेस होगा। और रही बात मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी एक अपना बहुत लंबा सा और बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है, और एक लार्ज लेवल पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना पाना वो भी एक अपने आप में बहुत इशू रहेगा। तो आई होप अगर इतना मास लेवल पे हम बना पाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये समझ लीजिए कि वैक्सीन से ऑल्टरनेट एक अच्छा ऑप्शन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, कि हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में डेवलप करा के और वो ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दें, तो जो भी विक्टिम्स हैं या जो भी केसेस हैं उनका जो भी वायरस उनके अंदर है वो सप्रेस हो जाए और वो लोग ठीक हो जाए। तो इट्स ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ऑप्शन जो साइंटिस्ट इस पे वर्क कर सकते हैं। आई होप ऐसे भी और कंट्रीज इसके और एडवांस लेवल पे काम करके हमारे पास एंटीबॉडीज टाइप की चीज़ें आएंगी। सो इट डजेंट मैटर कौन सी कंट्री ऐसा कर रही है, एवरीवन इज डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रोल ऑफ इम्यूनिटी। देखिए सारी चीज़ें इम्यूनिटी पे ही बेस है। जब तक हमारे हाथ में वैक्सीन नहीं होगी, किसी भी कंट्री में, किसी भी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है, यूएस में काफ़ी पेशेंट्स मर चुके हैं, 75,000 80,000 मोर्टेलिटी हो चुकी है वहाँ पे। इटली में काफ़ी डेथ्स हैं, फ्रांस में, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी इसका इफेक्ट रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं अभी तक यही बात है कि इम्यूनिटी का ही बहुत बड़ा खेल है। इंडिया में अभी तक जितनी डेथ रेट है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का और गवर्नमेंट की टफ पॉलिसीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ कम है, और अभी तक 2-2.5 हज़ार पेशेंट्स आउट ऑफ 60-70,000 जो भी नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो कम है। तो इसमें एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है। देखिए अभी रिसेंट एक स्टडी भी आई थी कि माइक्रो आरएनएस जो इंडियंस में स्पेसिफिकली है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है इंडियंस को, जो हमारा जीनोटाइप है उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि इंडियंस को हम लोगों की इम्यूनिटी को भी आप कह सकते हो एक जैक मिल रहा है कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर या जो भी हमारे नॉर्मल केसेस हैं उनमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो देखिए गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली आयुष मंत्रालय से या डायरेक्टली अपने ही प्रोसेसेस से सबको यही बोलने के लिए कहा है कि आप लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स लीजिए, आप तुलसी लीजिए या फिर आप जितने भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, कि पहली प्रायोरिटी हमें इम्यूनिटी बूस्ट ही करनी है। तो इम्यूनिटी ही हमारी बहुत प्रायोरिटी की चीज़ रहनी चाहिए, इवन आफ्टर विद कोरोना और इवन आफ्टर कोरोना अगर चला जाता है उसके बाद भी इम्यूनिटी पे हमें फोकस रखना ही है। देखिए इम्यूनिटी ही ड्राइविंग फोर्स है। एक इंसान अगर जी रहा है, अगर इम्यूनिटी वीक है, तो आने वाले टाइम में कितनी बीमारियां आएंगी, कितने वायरसेस आएंगे, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। तो इम्यूनिटी को हमने प्रायोरिटी पे रखना है। छोटी छोटी बातें इसमें समझने की हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली हैं, काफ़ी सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स बता रखे हैं, आप लोगों ने सब सुने होंगे, देखे होंगे। तो बिसाइड दिस एक छोटी सी गलती जो हम लोग कर रहे हैं रिसेंटली, वी हैव सीन कि आदमी मेडिकल स्टोर पे जाता है, छोटी सी तबीयत खराब की, गला दर्द हो रहा है या फिर छोटा सा जुकाम खांसी, वी गो टू अ मेडिकल स्टोर, हम उनसे लेते हैं कि भैया ये दवाई दे देना, और हम 2 दिन वो खाते हैं और हम रिलीफ हो भी जाते हैं। बट एक्चुअली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी एक मेडिकल स्टोर से जाके बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस से एक भी दवाई लेना, उसके कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जो और शॉर्ट में कहा जाए तो एक्चुअली ये सब चीज़ें ही रेजिस्टेंस डेवलप कर रही हैं पैथोजेंस में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो। एंड एक बहुत कड़वी सी बात है कि एट प्रेजेंट ये जो रेजिस्टेंस है, वी कैन से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और वायरल रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर अ साइंटिफिक कम्युनिटी। कि हम आने वाले टाइम में ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं कि हम छोटी सी बीमारी के लिए भी दवाई खा लेते हैं, हमने अपनी इम्यूनिटी वीक करी, और साथ के साथ जो ऐसे वीक इम्यूनिटी के बाद जो वायरसेस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एज अ पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहे हैं। सिंपल सा ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पहले बहुत आसानी से क्योर हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया थे जो छोटे छोटे एंटीबायोटिक के बाद
किल हो जाते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर बैक्टीरिया भी ये चाहता है कि वो जिंदा रहे, तो वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो थोड़ा इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि वी शुड फोकस ऑन आवर इम्यूनिटी बाय यूजिंग नेचुरल सप्लीमेंट्स, और छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाके दवाई लेना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन एक करा था, हाउ मच एफिशिएंट लॉकडाउन इज। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लॉकडाउन की अगर बात की जाए। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ड्रग्स नहीं है, कोई सप्रेशन नहीं है, वी माइट क्लेम कि एक्सक्यूज से हम काम चला रहे हैं, बट जब तक एक एफिशिएंट वैक्सीन या ड्रग नहीं आएगा तो लॉकडाउन इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आप डिस्टेंस बनाए रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, और ये सबसे बेस्ट तरीका अभी तक यही है, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट्स करे हैं इसको, तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। फिर एक अभी रिसेंटली बच्चों ने पूछा, फार्मा दैट्स सॉरी प्लाज्मा थेरेपी इज यूजफुल। प्लाज्मा थेरेपी, देखिए अगर लॉजिकली प्रैक्टिकली बोला जाए तो एक बहुत पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, जो काफ़ी टाइम से यूज़ करी जा रही थी, कि कोई भी अगर क्योर्ड पेशेंट है किसी डिजीज़ का, तो आप उसके ब्लड में से उसका ब्लड प्लाज्मा निकाल के, जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जिस डिजीज़ से वो लड़ा है उसकी बॉडी, तो आप उन प्लाज्मा को लेके किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो अभी जिसके अंदर डिजीज़ है, आप उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा डाल दीजिए। बट इसके भी बहुत सारे कॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखिए, पहली बात तो ये, अगर कोविड-19 की बात की जाए तो कोई पेशेंट अगर उससे इजीली रिकवर होके आया है उस बीमारी से, तो इट डजंट, एक तो पहली बात, जहाँ तक अगर इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल से बोला जाए, तो यू कैन से कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी इस चीज़ में मात खा गई या वीक रही कि उसको कोविड-19 हुआ। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसे पेशेंट का अगर उसका ब्लड में से प्लाज्मा निकालने की कोशिश करें, और फिर तो कहीं ना कहीं एक तो जो अभी डिजीज से निकला है वो कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी वीक रहेगी, तो वो भी एक थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस आप कह सकते हैं। इजी नहीं है कि वीक पर्सन जो अभी बीमारी से निकला है वो अपना ब्लड देना चाहेगा या फिर वो सही रहेगा उसके हिसाब से। अगर ऐसा नहीं भी है, अगर उसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, कि अगर किसी की कोई भी अगर 40-50 एज का बंदा है तो उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी बहुत मायने रहते हैं कि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या कोई उसको और डायग्नोसिस तो नहीं है, कोई डिजीज, डायबिटीज़ या फिर कोई और टाइफाइड एट प्रेजेंट कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये बहुत सारे टेस्टिंग चाहिए होगी आपको, हेपेटाइटिस बी, HIV, ये काफ़ी सारे अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेंगे। तो इकोनॉमिकली वो बहुत फीजिबल नहीं है प्रोसेस। अगर चलिए एक बंदा इन्फेक्टेड है, वो अपनी फैमिली को सर्व करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, देन इट्स फाइन। और दूसरा ये भी है कि एंटीबॉडीज जो उस केस में प्रोड्यूस होंगी, वी डोंट नो कि क्वांटिटी बहुत माइन्यूट हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आप श्योरिटी नहीं ले सकते हैं। बट हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर एज अ लास्ट ऑप्शन यू कैन से कि यू कैन यूज दिस प्लाज्मा थेरेपी। द अदर वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि चाइना मेड दिस कोरोना वायरस। देखिए, इसके लिए प्रैक्टिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा, वी आर नॉट सपोज टू क्लेम किसी कंट्री को, और चाइना जैसी कंट्री है और भी कोई कंट्री अगर होती है, जैसे इबोला अफ्रीका में आया, तो वी आर नॉट द वन, और मैं कोई ऐसे स्टेटमेंट दे भी नहीं सकता और किसी को देने भी नहीं चाहिए कि चाइना इज, जब तक हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं हो। क्योंकि कोविड-19 जैसे वायरसेस पहले भी आए हैं। 2002 में एक बार आपका सार्स आ चुका है, फिर मर्स आपका आया था 2012-13 में, जो आपका अरेबियन कंट्रीज में आया था। इट डजंट मीन कि अगर किसी कंट्री में वायरस का ओरिजिनेशन हुआ है तो वो कंट्री उसे बना रही है। कोई वायरस बनाना मजाक की बात नहीं है। हाइपोथेटिकली कहना बहुत आसान है कि वायरस बन गया, लैब में बन गया। बहुत ही एक भले ही हम कह रहे हैं कि वायरस इज अ डेड सिस्टम, बट डेड सिस्टम को एक लिविंग वायरस में कन्वर्ट करके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। कोरोना वायरस जैसे वायरस पहले भी आ चुके हैं 2002, और जैसे मैंने बताया, तो और एक थोड़ी वी कैन से कि इन्फेक्शन वाला जो रेट है वो कोविड-19 का बहुत ही ज़्यादा है। इसको अगर कंपेयर मर्स से करा जाए जो 2012 में था, उसका जो एनिमल विच जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेजर होस्ट जो था वो कैमल था। तो उस वायरस में और इसमें ये एक डिफरेंस रहा कि इसमें जब बैट से ह्यूमंस में आया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत तेज रहा। जो नॉर्मली मर्स में उस 2012 के टाइम में मर्स में जो वो कैमल टू ह्यूमंस आया था, लेकिन वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ। कैमल्स टू ह्यूमन अच्छा खासा ट्रांसमिशन हो गया था, तो मोर्टेलिटी जो हुई वो उस केस में ज़्यादा हुई। लेकिन जो अब कोविड-19 का है कि थोड़ा सा टच होने में 1 मीटर के कम डिस्टेंस में कोई स्नीजिंग कर देता है, या कोई यूज प्रोडक्ट्स हैं आप किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ करें,
तो इस केस में ये थोड़ी सीवियरिटी ज़्यादा है, इसलिए वायरस बहुत ही ग्लोबली 200 कंट्रीज में फैला, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाज वेरी फास्ट इन दिस केस. Earlier in previous viruses it was not that much, although the mortality rate was comparatively more, but क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना नहीं था, तो इसलिए वो वायरस इजीली कवर अप हो पाया और इतना हाई लेवल पे उसने पेंडेमिक नहीं फैलाया. तो ये सब इंपॉर्टेंट बात थी. इसके बाद देखिए, वाइंड अप मैं यही करना चाहूँगा कि नेचर की अगर बात की जाए तो इट्स अ बिग लेसन फॉर ऑल द ह्यूमंस ओवर हियर. कहीं ना कहीं अगर कोविड की 19 की बात की जाए तो ये कह सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन है कि इट इज़ अ मास्टर पीस. जो देखिए, नेचर में इतने वायरसेस हैं, अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो देयर आर थाउजेंड्स लैक्स एंड करोड्स ऑफ वायरसेस जो हमारे चारों तरफ हैं. हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी एयर बॉर्न, वट एवर द डर्टी प्लेसेस, एनिमल्स, सब में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं. तो नेचर इज़ द सुप्रीम फोर्स, वी शुड रेस्पेक्ट इट एट एनी कॉस्ट. अगर हम एक पानी की बूंद भी वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. अगर हम एक एंटीबायोटिक भी अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन से खाना, देन ऑल्सो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर फ्यूचर. तो सवाल हमारी जनरेशन का नहीं है, हम आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं. तो आप एक पेड़ लगाइए, दैट वुड बी मोर देन एनफ अगर आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं. और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा. बियॉन्ड दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज एंड विद रिलेटेड टू COVID-19 और एनीथिंग लाइक दैट, you are free to ask me through comments, and if you like this video then only share. कोई ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, बट इस चीज़ को सीरियसली लीजिए आप. ठीक है, थैंक यू.